नैतिक मुद्दे हैं। डिजाइनर बेबी पढ़ रहे थे तो इसके नैतिक मुद्दे हैं। डिजाइनर बेबी के जन्म की अवधारणा को बल मिलेगा। CRISPR Cas9 जो तकनीक है समाज में जटिलताएं और विषमताएं यानी सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। यह तकनीक अत्यंत महंगी है अतः इसका उपयोग केवल धनी वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। फिर प्रकृति के विरुद्ध यह कृत्रिम दुनिया की ओर अग्रसर होने वाला कदम है। विकास एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है अतः उसमें छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। तो ये नैतिक मुद्दे हैं। अगस्त 2023 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार तीखी गंध वाली सरसों विकसित हुई जो कीटरोधी होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधी कीटरोधी है और साथ साथ रोग प्रतिरोधी भी है। तो तीखी गंध वाली सरसों का विकास हुआ। GM जेनेटिक मॉडिफाइड है। जीन मॉडिफाइंग के बाजार में GE यानी जीन एडिटिंग तकनीक से विकसित हुई है। गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GM और ट्रांसजीन मुक्त होने के साथ साथ CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग पर आधारित है। तो CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग पर आधारित है। भारत GM चावल विकसित करने वाला पहला देश है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड जो चावल विकसित करने वाला पहला देश है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसे विकसित किया गया। विकसित की गई दो प्रमुख किस्में में DR धान है और DR धान 100 और कमला DR धान 100 कमला और पूसा DST धान 1 है। तो भारत में जेनेटिक मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा है इसमें GE यानी जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से चावल की फसलें विकसित की गई हैं और बाकी सब वही है। DR धान 100 है। DR धान 100 कमला। तो ICAR यानी भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR हैदराबाद द्वारा विकसित है। तो हैदराबाद द्वारा यहाँ विकसित किया गया है भारतीय चावल अनुसंधान। पूसा HDT धान जो 1 है इसे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। तो दोनों है, एक हैदराबाद द्वारा विकसित एक नई दिल्ली द्वारा विकसित है जो MTU 1010 पर आधारित है। ये किस्में आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु पांडुचेरी के लिए यानी लगभग हर जगह है। इन किस्मों को CRISPR Cas9 आधारित जीनोम संपादन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। तो कैसी तकनीक? CRISPR Cas9 की जो तकनीक CRISPR Cas9 आधारित जीन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है और सटीक परिवर्तन करता है। यह साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियर तकनीकों पर आधारित है। साइट कैसे? न्यूक्लियर तकनीकों पर आधारित है जो भारत में जैव सुरक्षा नियमों के तहत सामान्य फसलों के लिए स्वीकृत है। यह तकनीक जीनोम संपादित फसलों को पारंपरिक रूप से प्रजनन की गई फसलों को के समान बनती है। इसलिए इन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नियम जो है इनके, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम 7 और 11 में छूट प्राप्त है इन्हें। अब है CAR-T तकनीक। तो CAR-T एक कैंसर उपचार तकनीक है। CAR-T तकनीक कैंसर उपचार तकनीक है जिसमें शरीर की T कोशिकाओं को जीन एडिटिंग में बदला जाता है। तो शरीर की T कोशिकाएं होती हैं उन्हें जीन एडिटिंग में बदला जाता है ताकि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकें। तो जीन एडिटिंग से बदला जाता है। CAR-T थेरेपी और ब्रेन फॉग। तो 2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2025 में हुआ और 2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सेल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में तो
2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सेल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि कार्टी सेल थेरेपी मस्तिष्क के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो कार्टी सेल थेरेपी मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे ब्रेन फॉग के रूप में जाना जाता है। मरीजों में थेरेपी के तुरंत बाद या कुछ दिनों के बाद अस्थायी मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे ध्यान कम होना, भ्रम होना या स्मृति संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें ब्रेन फॉग कहते हैं। शोध में पाया गया है कि जब कार्टी सेल शरीर में प्रवेश करती है तो माइक्रोग्लियल यानी मस्तिष्क की इम्यून कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं और उसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिससे मस्तिष्क का कार्य प्रभावित होता है। अब स्टेम सेल तकनीक तो स्तंभ कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अविभेदित और विभाजन की क्षमता रखती हैं, मतलब अपने समान मतलब पूरा शरीर बना सकती हैं, इस तरह होती हैं। तो स्टेम सेल ऐसी मूलभूत कोशिकाएं होती हैं जो स्वयं को कई बार विभाजित कर सकती हैं और शरीर की किसी भी प्रकार की विशेषित कोशिका जैसे रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, त्वचा कोशिका आदि में परिवर्तित हो सकती है। तो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो सकती हैं और विकास कर सकती हैं। तो बहुत बार विभेदित होती है स्टेम सेल्स कोशिकाएं हैं। स्टेम सेल तकनीक जैव प्रौद्योगिकी की एक अत्याधुनिक शाखा है जो शरीर की मूल कोशिकाओं का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ऊतकों, अंगों, कोशिकाओं की मरम्मत या प्रतिस्थापन पुनरुत्पादन में सहायता करती है। तो किसी अंग को कोशिका मरम्मत कर सकती है और पुनः दूसरा अंग बना सकती है और पुनः उत्पाद करने में सहायक हो सकती है स्टेम सेल कोशिका। तो स्टेम सेल कोशिका के प्रकार हैं। तो स्टेम स्रोत के आधार पर भ्रूण कोशिकाएं होती हैं, एम्ब्रायोनिक सेल, वयस्क सेल होती हैं। तो भ्रूण से होती है, एम्ब्रायोनिक्स होती हैं और वयस्क। विभिन्न क्षमता के आधार पर टोटीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी और यूनिपोटेंट होती हैं। तो इस तरह होती हैं। तो भ्रूण कोशिका होती इस प्रकार के स्टेम सेल लेने के लिए 16 हफ्ते के गर्भपात का माता पिता की अनुमति से लेकर गर्भपात कराया जाता है, उससे ये स्टेम सेल्स मिल जाती हैं। तो भ्रूण कोशिका होती है, इसमें भी मैपिंग की ज़रूरत होती है और यह मानवीय है तो कानून की इसकी अनुमति नहीं देता है। तो भ्रूण स्टेम सेल्स कोशिका इसकी अनुमति नहीं देता। फिर एम्ब्रायोनिक्स है, यह स्टेम सेल्स ऊतकों का एक समृद्ध स्रोत है। परंपरागत रूप से गर्भनाल को काटने के बाद इसे स्टेम सेल बैंक में सुरक्षित रख दिया जाता है। इससे मिलने वाले स्टेम सेल्स और ऊतकों का प्रयोग शिशु के पूरे जीवन काल के दौरान आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में किया जा सकता है। यदि यह स्टेम सेल शिशु के भाई बहन से मेल खाती है तो उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वयस्क सेल दो तरह के होते हैं, बोन मैरो और कॉर्ड ब्लड। लेकिन इन दोनों की तरह ही हासिल किए गए सेल्स में से बीमारियों का इलाज करने के लिए मैचिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें मैच करना होता है। किसी के कॉर्ड ब्लड से लिए गए सेल को किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसके लिए उसी तरह मैचिंग की ज़रूरत होती है जो किसी रोगी के रक्त चढ़ाने के समय होती है। वयस्क स्टेम सेल्स दो तरह के होते हैं, हो चुका है। और विभेदन क्षमता के आधार पर टोटीपोटेंट स्टेम कोशिका, ये कोशिकाएं शरीर के किसी भी कोशिका और प्लेसेंटा जैसी अतिरिक्त भ्रूणीय संरचना बन जाती है और ये सबसे अधिक लचीली होती हैं और निषेचित अंडा शुरुआती भ्रूण कोशिकाएं होती हैं। टोटीपोटेंसी
अब प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका, तो ये शरीर की लगभग सभी प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना सकती। तो ये प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं यानी IPSC प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं हैं। फिर मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, ये केवल कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं ही बना सकती हैं जो खास ऊतक या अंगों से संबंधित होती हैं। तो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं बनती हैं जैसे। फिर यूनिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, ये केवल एक ही प्रकार की कोशिका बना सकती हैं, लेकिन स्वनवीकरण की क्षमता नहीं होती है, स्वयं से नवीकरण नहीं होता इनकी। त्वचा की कोशिकाएं, मांसपेशी स्टेम कोशिकाएं इस तरह की होती हैं। इंडिस्टेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, इंडिस्टेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स IPCS, इंडिस्टेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इंडस्ट्रियल प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है? इसमें जीन एडिटिंग हो रहा है। इंडस्ट्रियल इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल IPSC ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सामान्य वयस्क कोशिका जैसे त्वचा की कोशिकाओं से जीन संपादन द्वारा स्टेम कोशिकाओं में बदला जाता है। तो जीन संपादन करके इन्हें स्टेम कोशिका में बदल दिया जाता है त्वचा की कोशिकाओं को। ये कोशिका शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका जैसे हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशी कोशिकाएं बना सकती हैं। तो इस प्रकार की जब उन्हें स्टेम सेल में बदला जाएगा तो जहाँ से ली जाएंगी वहीं के हृदय वश की बना सकती हैं, मस्तिष्क की या मांसपेशियाँ इस तरह की कोशिकाएं बना देंगी। फिर सकारात्मक पक्ष क्या है? तो बीमारी का इलाज हो सकेगा। तो IPSC से विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग के लिए नई कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं, तो बीमारियों के इलाज में सहायक होंगी। अंग प्रत्यारोपण, भविष्य मरीजों के शरीर की कोशिकाओं से अंग बनाए जा सकते हैं, जिससे प्रत्यारोपण में अस्वीकृति की समस्या कम होगी। उसी व्यक्ति के अंग लेकर स्टेम सेल्स कोशिका बनेगी तो अंग प्रत्यारोपण में समस्याएं नहीं होंगी इसमें। फिर दवा परीक्षण में इनका उपयोग दवाओं के परीक्षण और बीमारियों के अध्ययन में होता है। फिर नैतिक रूप से बेहतर है, यानी भ्रूण स्टेम सेल्स की तुलना में IPSC का उपयोग नैतिक रूप से कम विवादास्पद है, क्योंकि इसके लिए भ्रूण की आवश्यकता नहीं होती है। तो IPSC जो स्टेम कोशिका सही है। नकारात्मक पक्ष है, तो इसमें जोखिम है। IPSC से बनी कोशिकाएं कभी कभी अनियंत्रित होकर ट्यूमर या कैंसर का कारण बन सकती हैं, अनियंत्रित होकर। फिर जटिल प्रक्रिया है, इन कोशिकाओं को बनाना और उपयोग करना महंगा और जटिल होता है। वह सुरक्षित और अप्रभावी नहीं है। अभी तक यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी नहीं हुई है। तो नैतिक समस्या है, जेनेटिक बदलाव है, हो सकता है यानी कोशिकाओं में जेनेटिक बदलाव करने के लिए अनैतिक उपयोग हो सकता है, जैसे डिजाइनर बेबी का डर है, यानी उनमें नैतिक रूप से जेनेटिक बदलाव भी किया जा सकता है। फिर सुरक्षा का, अगर IPSCS से बनी कोशिकाएं गलत तरीके से विकसित होती हैं तो मरीज के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तो सुरक्षा का खतरा है। फिर सहमति, यानी कोशिका लेने वाले व्यक्ति की सहमति और डेटा गोपनीयता की चिंता है कि जिससे कोशिका ले रहे हैं उसकी व्यक्ति की सहमति हो और उसकी गोपनीयता का भी डर ना हो। वह वैज्ञानिक प्रगति, 2006 में जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने IPSC की खोज की। तो 2006 में जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने IPSC की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो जापान ने इसकी खोज की तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। IPSC में हृदय, मस्तिष्क और रक्त कोशिकाएं बनाने की में सफलता मिली है।
कुछ बीमारियों जैसे रीढ़ की हड्डी की चोट, अंधापन के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तकनीक को और सुरक्षित और सस्ता बनाने पर शोध जारी है कि और सस्ता किस तरह से बनाया जाए। अब है क्रिस्पर तकनीक। तो क्रिस्पर तकनीक क्या है? तो क्रिस्पर Cas9 एक जीन एडिटिंग तकनीक है जिसमें डीएनए में सटीक बदलाव किए जाते हैं। तो जीन एडिटिंग तकनीक है, इसमें डीएनए में सटीक बदलाव किए जाते हैं। इससे बीमारी को ठीक करने या आनुवंशिक दोष हटाने में मदद मिलती है। तो क्रिस्पर Cas9 है, तो क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरप्रेस्ड शॉर्ट प्लाइंड्रोमिक रिप्रेट्स क्रिस्पर एसोसिएशन प्रोपोजिशन 9। तो इसे क्रिस्पर Cas9 का इस फुल फॉर्म टाइप है। तो क्रिस्पर Cas9 में डीएनए को यहाँ काट दिया जाता है और अगला जोड़ दिया जाता है। स्टेम सेल तकनीक के अनुप्रयोग क्या काम में आती है? स्टेम सेल्स तकनीक। तो स्टेम सेल्स तकनीक के अनुप्रयोग है पुनर्जनन और चिकित्सा में। स्टेम सेल्स का उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों के पुनर्जनन करने में किया जाता है। तो इस पुनर्जनन चिकित्सा में सहायक है। उदाहरण के लिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी दिल के दौरे के बाद क्षतिग्रस्त हृदय ऊतकों को पुनर्जनन करने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह पुनर्जनन के लिए किया जाता है। टाइप 1 मधुमेह में, तो मधुमेह में इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं को पुनर्जनन करने के लिए स्टेम सेल्स को उपयोग करके प्रायोगिक स्तर पर हो रहा है। तो स्टेम सेल्स कोशिकाएं उससे बन जाती हैं, उससे बीटा कोशिकाएं बनाई जाती हैं मधुमेह के इलाज के लिए। फिर रक्त संबंधी विकार। तो रक्त के संबंधी विकार के लिए यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण में हेमेटोपोट्रिक स्टेम सेल्स जो हैं का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में, थैलेसीमिया और अन्य रक्त विकरणों के उपचार में किया जाता है। तो ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया के उपचार में किया जाता है रक्त संबंधी कोशिकाओं का उपयोग। भारत में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और मुंबई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु जैसे संस्थानों में उपचार व्यापक रूप से उपलब्ध है। तो रक्त संबंधी विकार में स्टेम सेल्स उपयोग किया जाता है। तो भारत में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है, मुंबई और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु जैसे संस्थानों में इसका उपयोग हो रहा है। फिर तंत्र के रोगों के लिए Cas9 तकनीक, तो पार्किंसन रोग, अल्जाइमर रोग और मेरुदंड की चोटों जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के विकारों में स्टेम सेल्स का उपयोग तंत्रिका कोशिकाओं को पुनर्जनन करने के लिए भी किया जाता है। तो तंत्रिका संबंधी रोगों के इलाज में स्टेम सेल्स कोशिकाएं महत्वपूर्ण है। फिर कैंसर के उपचार में, तो कैंसर के उपचार में स्टेम सेल्स का उपयोग कैंसर की कोशिकाओं को लक्षित करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्टी सेल थेरेपी से स्टेम सेल का उपयोग हो रहा है। तो कार्टी सेल थेरेपी से स्टेम सेल्स का भी उपयोग हो रहा है। तो ये अभी होगा ना। अब दुर्लभ रोगों के उपचार में होता है, तो स्टेम सेल्स का उपयोग जेनेटिक रोगों के उपचार में भी किया जा रहा है। जीन एडिटिंग तकनीक जैसे क्रिस्पर Cas9 के साथ स्टेम सेल का संयोजन करके, तो क्रिस्पर Cas9 तकनीक है जो उसमें स्टेम सेल्स कोशिकाओं को मिलाकर साथ उपयोग करके रोगों के लिए संभावित उपचार प्रदान करता है। तो दुर्लभ रोग जो होते हैं उनमें औषधि के विकास और अनुसंधान, तो स्टेम सेल्स का उपयोग दवाओं के प्रभाव और विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो स्टेम सेल्स का उपयोग किया, दवाओं का प्रभाव कितना है,
विषाक्तता कितनी है तब परीक्षण किया जाता है। इससे पशु परीक्षण की आवश्यकता कम हो जाएगी और दवाओं का मानवीय कोशिकाओं पर प्रभाव का सटीक अध्ययन संभव हो पाएगा। तो स्टेम सेल्स का उपयोग रोगों के मॉडल बनाने में, तो स्टेम सेल्स क्या है, रोग कौन से हैं, किससे होते हैं, तो रोग के मॉडल बनाने में होता है, जिससे रोगों के कारणों, उपचारों और तरीकों का अध्ययन किया जा सकता है। अब इसमें चुनौतियाँ हैं, तो स्टेम सेल से कैस्पर कैस9 तकनीक, तो इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, तो स्टेम सेल्स विवाद है, यानी स्टेम सेल जो हैं अनुसंधान में सबसे बड़ी बहस स्टेम सेल्स के अनुसंधान में कि ये भ्रूणीय स्टेम सेल्स के उपयोग को लेकर है कि भ्रूण से ली जाती हैं, तो भ्रूण से स्टेम कोशिकाओं को निकालने के लिए भ्रूण को नष्ट करना पड़ता है, जिससे कुछ लोग गलत मानते हैं और कई लोग मानते हैं कि निषेचित अंडा मानव के समान है, इसीलिए इसका नष्ट करना नैतिक रूप से गलत है। डोनर के लिए जोखिम, तो अंडाणु दान करने वाली महिला को कुछ स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, जैसे हार्मोन उपचार होने वाली जटिलता है। बिना पूरी जांच वाली स्टेम सेल्स थेरेपी से, यानी पूरी तरह से जांच नहीं हुई स्टेम सेल्स थेरेपी को मरीज को देते हैं तो नकारात्मक प्रभाव जैसे संक्रमण हो सकता है या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अब नियमों की कमी है, तो कुछ देशों में स्टेम सेल्स थेरेपी के लिए पर्याप्त कानून नहीं है और कुछ क्लिनिक बिना उचित निगरानी के थेरेपी को व्यावसायिक रूप से बेच रहे हैं, जिससे मरीजों को बहुत अधिक पैसे वसूल रहे हैं, तो मरीजों से पैसे ही वसूल रहे हैं और व्यावसायिक रूप से उपयोग कर रहे हैं। नकारात्मक प्रभावों को छिपाया जा रहा है और मरीजों को कर्ज में डाल दिया जाता है। इसके नकारात्मक प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की कमी, यानी स्टेम सेल्स अनुसंधान के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश शिक्षक हैं, तो स्टेम सेल जो अनुसंधान है, तो स्टेम सेल्स अनुसंधान के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश शिक्षक हैं कि खुद से अपना सकते हैं और इसमें देशों को सख्त कानून बनाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक और कानूनी शक्ति नहीं है, तो मतलब राजनीतिक और कानूनी शक्ति नहीं है कि वो बनाए देश, तो कई देशों में अनैतिक और असुरक्षित प्रथाएं चल रही हैं। अब IVF क्लीन और भ्रूण की अधिकता, तो IVF क्लीनिक में भ्रूण आसानी से मिल जाते हैं, तो IVF क्लिनिक जो भ्रूण से स्टेम सेल प्राप्त करने का विश्वसनीय स्रोत है, तो भ्रूण से स्टेम सेल्स कोशिकाएं प्राप्त करने का क्या है, विश्वसनीय स्रोत है पर बहुत कम नियंत्रण है, तो इस तरह के संस्थान पर बहुत कम नियंत्रण है कि वहाँ से चोरी हो सकते हैं भ्रूण। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रूणों की अधिकता वाला देश माना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रूण की अधिकता वाला देश भारत है, क्योंकि यहाँ IVF जैसे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो चिंता का विषय है, उससे भ्रूणों का अनैतिक उपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सहमति का मुद्दा, यानी स्टेम सेल दान करने वाला या प्राप्त करने वाले लोगों को उनकी स्वतंत्र और लिखित सहमति लेने की ज़रूरत है। कई बार सवाल उठता है कि क्या दानकर्ता या मरीज को पूरी जानकारी दी गई थी या नहीं, क्या उसकी सहमति के बिना दबाव के ही दी गई थी, उसकी सहमति है दबाव के साथ ली गई थी, तो इस बात की चिंता है। फिर चिमेरा का निर्माण, चिमेरा एक जीव है जो विभिन्न भ्रूणों या प्रजातियों की कोशिकाओं से बनाए जाते हैं, तो जीव है जो भ्रूण या प्रजातियों की कोशिकाओं से बनते हैं। उदाहरण के लिए मानव और पशु कोशिकाओं को मिलाकर अनुसंधान करना, तो मानव और उनको जैसे उसमें दिखाया गया जाता है कि शरीर आदमी का है, ऊपर शेर का या गाय भैंस का कोशिका मुँह लगा है और पूरा बॉडी आदमी की है, तो यहाँ वो किसी और जानवर बन गया है। तो मानव और पशु कोशिकाओं को मिलाकर अनुसंधान किया जा रहा है। इस तरह के प्रयोग नैतिक बहस का कारण बनते हैं, क्योंकि यह प्रकृति के छेड़छाड़ माना जाता है।
भारत में स्टेम सेल थेरेपी के नियम। स्टेम सेल थेरेपी के क्या नियम हैं? तो भारत में स्टेम सेल थेरेपी और अनुसंधान को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम और दिशा निर्देश लागू हैं। तो कई नियम हैं और कई दिशा निर्देश लागू हैं। ये नियम नैतिकता, सुरक्षा, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। तो नियम नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावशीलता सुरक्षित करने के लिए बनाए गए नियम हैं। भारत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ICMR। भारतीय औषधि महानियंत्रक, भारत की औषधि महानियंत्रक है जो भारतीय अनुसंधान परिषद और औषधि महानियंत्रक, दो निकाय हैं जो संस्थान स्टेम सेल्स अनुसंधान और थेरेपी को नियंत्रित करते हैं। तो स्टेम सेल्स थेरेपी को नियंत्रित करते हैं अनुसंधान परिषद और औषधि महानियंत्रक। तो ICMR जो अनुसंधान परिषद है, आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित नेशनल एपेक्स कमेटी फॉर स्टेम सेल्स रिसर्च एंड थेरेपी समिति स्टेम सेल्स अनुसंधान और निगरानी करती है। अनुसंधान के लिए थेरेपी की निगरानी करती है। फिर सभी अनुसंधान परियोजनाओं पर क्लिनिकल ट्रायल को इस सहमति से अनुमोदन लेना होता है। तो जो करते हैं काम तो उन्हें इस सहमति से अनुमोदन लेना होता है, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुमोदन लेनी होती है। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग केवल उन्हीं बीमारियों में किया जा सकता है जिन्हें अनुसंधान परिषद जो है उसकी स्वीकृति मिल गई हो। औषधि अनुसंधान परिषद की स्वीकृति अगर उन्हें मिल गई हो तो बीमारी में किया जा सकता है। अन्य सभी स्टेम सेल उपचार प्रयोगात्मक माने जाते हैं। तो स्टेम सेल्स और बाकी प्रयोग में हैं, अभी प्रयोगात्मक माने जाते हैं और उपचार के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब तक उनकी वैज्ञानिक पुष्टि या मंजूरी ना हो जाए। तो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग केवल उन्हीं बीमारियों में किया जा सकता है जिन्हें अनुसंधान परिषद और अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो और प्रयोगात्मक माने जाते हैं। उपचार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब तक उनकी वैज्ञानिक पुष्टि मंजूरी ना हो जाए। अब ICMR और DBT के दिशा निर्देश 2017 में दिए, यानी अनुसंधान भारतीय अनुसंधान औषधि अनुसंधान परिषद जो है और औषधि जो निदेशालय है तो उसके द्वारा 2000 निर्देश दिए गए हैं 2017 में। तो भ्रूण स्टेम सेल्स का उपयोग कठोरता से नियंत्रित है। तो कठोरता से स्टेम सेल्स का उपयोग नियंत्रित है। मानव भ्रूण का निर्माण केवल अनुसंधान के लिए अनुमति है। अनुसंधान बस कर सकते हैं और इसे 14 दिन से अधिक विकसित नहीं किया जा सकता। फिर स्टेम सेल्स दान करने वाले से लिखित सहमति की अनिवार्यता है। तो लिखित सहमति लेनी होगी। स्टेम सेल्स थेरेपी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स को यानी स्टेम सेल थेरेपी की क्लिनिकल ट्रायल्स को DCGI और NAC के अनुमोदन लेना होता है। केवल सिद्ध और सुरक्षित उपचार ही मरीजों को दिए जा सकते हैं। फिर मानव क्लोनिंग पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी क्लोन नहीं बना सकते, मतलब हुबहू मनुष्य नहीं बना सकते। कुछ रक्त संबंधी बीमारियों जैसे ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया के लिए स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट को पहले से अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है। तो केवल कुछ है जो रक्त संबंधी रोग हो जाते हैं, उन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। हर संस्थान को स्टेम सेल्स अनुसंधान या थेरेपी करता है। तो हर संस्थान जो स्टेम सेल्स अनुसंधान या थेरेपी करता है उसे एक नैतिक सहमति बनानी होती है। उसे क्या करना होता है, एक नैतिक सहमति बनानी होती है और यह सहमति यह सुनिश्चित करती है कि अनुसंधान नैतिक और सुरक्षित है। तो यह सहमति जो है सुनिश्चित करती है कि अनुसंधान नैतिक है और सुरक्षित हो रहा है।
अब है नई औषधि और नैदानिक परीक्षण संशोधन नियम 2019। तो 17 में आए थे। अब नई औषधि और नैदानिक परीक्षण के लिए 2019 में संशोधन नियम आए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह नियम बनाए हैं। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाए हैं। इसमें स्टेम सेल से बने उत्पादों को नए ड्रग के रूप में माना जाता है। इसका अर्थ है कि स्टेम सेल थेरेपी देने वाले प्रत्येक चिकित्सा अस्पताल को भी भारतीय औषधि महानिदेशालय औषधि जो महानियंत्रक है किसे अनुमति लेनी होगी। तो हर एक चिकित्सक अस्पताल है तो अस्पताल को इनसे अनुमति लेनी होगी। एक्सोसोम्स और सेप्स एक्सोस जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म। तो सेफ एक्सो केस एक उन्नत जीन संपादन प्लेटफॉर्म है। तो जीन को संपादन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है एक्सोसोम ऑफ सेफ एक्सोकेस। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है इसे, अमेरिका वाले ने। यह प्लेटफॉर्म एक्सोसोम का उपयोग करके CRISPR-Cas9 जीन संपादन घटकों को लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाते। तो CRISPR-Cas9 जो तकनीक है, जीन संपादन तकनीक को लक्षित कोशिका तक पहुंचाता है, जिससे जीन संपादन की सटीकता सुरक्षा में सुधार होता है। तो जीन संपादन करते हैं तो उसमें सटीकता आ जाती है और सुरक्षा भी रहती है। एक्सोसोम सूक्ष्म झिल्लीबद्ध कण होते हैं। एक्सोसोम क्या है? सूक्ष्म होते हैं और झिल्लीबद्ध कण होते हैं जो कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और 30 से 150 नैनोमीटर के आकार के होते हैं। तो एक्सोसोम कितने? 30 से 150 नैनोमीटर के होते हैं। ये कण प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे जैविक अणुओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने में सक्षम बनाते हैं। तो जैविक अणु होते हैं जो जैविक अणुओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने में सक्षम होते हैं, जिससे अंतःकोश की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अंतःकोशिका है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मोनोक्लोनल क्या है? तो प्रयोगशाला में बनाई गई एंटीबॉडी क्लोन है। मोनोक्लोनल क्या है? तो प्रयोगशाला में बनाई गई एंटीबॉडी क्लोन है। एंटीबॉडी क्लोन है। मोनोक्लोन एंटीबॉडी प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बने प्रोटीन होते हैं। तो मोनोक्लोन क्या है? प्रयोगशाला में बनाए गए एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। यानी बैक्टीरिया आता है तो उसको मारने में होते हैं। यानी बैक्टीरिया, वायरस जैसे हानिकारक रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता की नकल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यानी हानिकारक जब रोग आता है तो लड़ने की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसी की नकल करते हैं और फिर रोग से लड़ते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो ये क्या है? चूहे के शरीर में रोगाणु डाला जाता है, वायरस डाला जाता है और फिर उसमें किस तरह उत्पन्न होते हैं उसका टेस्ट किया जाता है। तो जो मोनोक्लोनल यानी प्रयोगशाला में बनाई गई एंटीबॉडी क्लोन है। तो एंटीबॉडी क्लोन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बने प्रोटीन। प्रयोगशाला में क्या है? कृत्रिम रूप से बने प्रोटीन होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। तो प्रयोगशाला में बनी प्रोटीन होते हैं और शरीर में एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। यानी रोग से लड़ने वाली एंटीबॉडी होती है उसकी तरह काम होते हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक रोग, जो बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता की नकल करते हैं। तो लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता की रक्षा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
अब अन्य पारंपरिक वैक्सीन की तुलना में जो परंपरागत वैक्सीन चल रही हैं उनकी तुलना में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अधिक लक्ष्य केंद्रित है, यानी लक्ष्य ध्यान रखे केंद्रित है। जिस बैक्टीरिया या वायरस के लिए उन्हें निर्मित किया गया है, यानी जिस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए निर्मित किया गया है उसे ही लक्षित करते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। तो कैंसर कैंसर के उपचार में निपाह वायरस है, कोविड-19, आयु डेड रोग इत्यादि के प्रभाव से प्रयुक्त होते हैं, इनमें प्रयुक्त होते हैं। अब कोविड-19 महामारी के दौरान भी कोविड-19 महामारी थी, उसके दौरान भी रेजिन कोविड-2 जो थी नामक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी उपयोग में लाई गई थी। तो कोविड-19 महामारी के दौरान भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी प्रयोग में लाई गई थी। तो चूहे में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चूहे में एंटीजन डाला जाता है, फिर एंटीबॉडी इसमें मतलब बीमारी जो होती है वायरस, तो उसको डाला जाता है और फिर इसके में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। तो टोमेटो सेल्स जो होती है वो निकाला जाता है, तो उस सेल्स में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। हाइब्रिडोम सेल्स, तो हाइब्रिडोम सेल्स इस तरह बन जाती है। तो इसमें जो ये बन गई हैं एंटीबॉडी बन गई है, तो इस एंटीबॉडी को अलग कर लिया जाता है उससे। आप किसी को भी देंगे तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी व्यक्ति को, तो वो जो है। अब इसका क्वेश्चन भी था कि समाचारों में चर्चित एक लौनी प्रतिरक्षी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में कथन है कि वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं। वे विशिष्ट प्रतिजनों यानी एंटीजन से बनने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक कार्य को उद्दीपित करते हैं। विषाणु के संक्रमण से रोगाणु संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह तो था, इनका डी के तीनों सही है। वह बहुगुणता यानी जीव गुणसूत्र के दो सेट होते हैं। तो जीव और गुणसूत्रों के जो है दो सेट होते हैं। 86 जो जीन होते 46 जीन होते हैं गुणसूत्र, तो उसको डबल कर दिया जाता है, तो 46 के 92 हो जाते हैं इस तरह। तो उनमें गुण ज़्यादा दिखाते हैं वो। इस तरह से इनमें ये और इस तरह से 2n हो गए हैं, यानी हर चीज़ डबल हो गई। देखो एक ये है तो एक, अब यहाँ 2 हो गए, यहाँ एक है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए। तो इस तरह से ये डबल हो जाते हैं जीन। फिर ये ट्रिपल हो गए हैं, 3 के जोड़े में हो गए हैं, फिर यहाँ 4 में हो गए हैं, ट्रिप्लोइड हो गए हैं, ये थेरेप्लोइड हो गए हैं। तो इस तरह से हो जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी नकारात्मक उपयोग, तो जैव प्रौद्योगिकी जो है इसके नकारात्मक उपयोग भी है। जब किसी व्यक्ति समूह संगठन द्वारा जानबूझकर हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक या उसके विषाक्त पदार्थों का उपयोग लोगों और पशुओं या फसलों को बीमार करने मारने के लिए किया जाता है, तो उसे जैव आतंकवाद कहा जाता है। तो आतंकवाद इस तरह से दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इसमें हवा, पानी, भोजन प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलाया जा सकता है, तो हानि भी है इसकी। इसका उपयोग आतंकवाद फैलाने में, जनसंख्या को नुकसान पहुंचाने में, आर्थिक अस्थिरता लाने और सरकार को असहाय दिखाना आदि में होता है। तो जैव आतंकवाद है, तो जैव आतंकवाद के प्रभाव व्यापक और गंभीर हो सकते हैं, जो न केवल मानव जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संतुलन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मानव स्वास्थ्य का प्रभाव क्या होता है? तो कोरोना जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर मृत्यु और बीमारी का कारण बन सकती हैं। कुछ संक्रमण होते हैं
तो तेजी से फैलकर महामारी का रूप ले सकते हैं। कुछ एजेंट तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तो समाज में जैसे जैव आतंकवाद हमले से जाना जाता है, डर और आतंक फैलाया जाता है, इसमें डर फैलाया जाता है, आतंकवाद फैलाया जाता है और सामाजिक अस्थिरता बढ़ जाती है, समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से सरकार और स्वास्थ्य संसाधनों पर, सरकार पे और स्वास्थ्य के जो संसाधन पर विश्वास की में कमी उत्पन्न हो सकती है। किसी विशेष समुदाय को लक्षित किया जाता है तो सामाजिक तनाव और भेदभाव को, किसी विशेष समूह को करेंगे तो दूसरों के प्रति भेदभाव भी बढ़ सकता है। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। फिर आर्थिक प्रभाव, तो जैव आतंकवाद हमले से स्वास्थ्य सेवाएं भारी दबाव पड़ता है और चिकित्सा संसाधनों की कमी हो सकती है। चिकित्सा जो है उसके संसाधन की कमी पड़ सकती है और दबाव भी पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं पर। व्यापार, पर्यटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। तो व्यापार प्रभावित होगा, आपूर्ति श्रृंखला, पर्यटन सब प्रभावित हो सकते हैं और आर्थिक नुकसान होता है। तो जैविक प्रभाव से लंबे समय तक आर्थिक मंदी देखी जा सकती है। तो लंबे समय तक इसमें आर्थिक मंदी भी आ सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण के संबंध में कुछ प्रभाव, तो जैविक एजेंट पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी, वनस्पति को दूषित कर सकते हैं। तो जो जैविक एजेंट होते हैं वो मिट्टी को, पानी को और वनस्पति को दूषित कर सकते हैं। पशुधन और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पशुधन को और फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है, खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो सकता है। फिर पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकते हैं। कुछ जैविक एजेंट पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी आदि तो पर्यावरण पर प्रभाव होगा। पशुधन, फसल ये भी पड़ चुके हैं कि इन पर प्रभाव हो सकता है। अब राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रभाव, राष्ट्रीय जैव सुरक्षा पर प्रभाव, तो जैव आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि ये सैन्य और नागरिकों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो सेना को भी प्रभावित कर सकते हैं, नागरिकों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ सकता है क्योंकि कुछ देश इसे युद्ध के रूप में देख सकते हैं। तो जैव आतंकवाद हो सकता है, युद्ध प्रभाव हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा। और जैव आतंकवाद के प्रमुख वैश्विक उदाहरण, तो प्रमुख उदाहरण हैं। वर्ष 2001 में अमेरिका में कई पत्रों के माध्यम से एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के बीजाणु भेजे गए। 2001 में है, वर्ष 2001 में अमेरिका में कई पत्रों के माध्यम से एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के जीवाणु भेजे गए। तो 2001 में अमेरिका में कई पत्र हैं, तो पत्रों के माध्यम से एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के जीवाणु भेजे गए जो डाक कर्मचारियों, मीडिया कार्यालयों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। तो सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। ये हमला 11/9/11 आतंकी हमले के तुरंत बाद हुआ जिससे देश में व्यापक आतंकवाद फैला। वर्ष 1984 में अमेरिका में तो वर्ष 1984 में अमेरिका में रजनीश आंदोलन के अनुयायियों ने स्थानीय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सलाद में स्लोमोनेला बैक्टीरिया का उपयोग किया था। तो इस तरह बैक्टीरिया का उपयोग किया था। यह धार्मिक समुदाय द्वारा जैव आतंकवाद का एक उदाहरण था। तो इस तरह आतंकवाद फैलाते हैं। जैव आतंकवाद की रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास के विश्व स्तर पर से रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। तो जैविक हथियार संधि, जैविक हथियार के रूप में जो संधि है वर्ष 1972 में लागू हुई। जैव हथियार संधि वर्ष 1972 में लागू हुई। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
वर्ष 1972 में लागू अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। तो जैविक जो हथियार हैं, तो जैविक हथियारों के विकास पर, उत्पादन पर और भंडारण पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। ये संधि जैव आतंकवाद, जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए, तो जैविक हथियार हैं जो, तो हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक ढांचा प्रदान करती है। तो महत्वपूर्ण एक वैश्विक ढांचा प्रदान करती है। आतंकवाद और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक ढांचा प्रदान करती है। ये संधि जैविक और विषाक्त हथियारों को पूरी तरह से निषिद्ध करने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। तो जो संधि है, तो वैश्विक हथियार हैं, विषाक्त हथियार, तो इनको पूरी तरह से निषिद्ध करने यानी बंद करने के लिए बहुपक्षीय संधि है। तो ये संधि जो बनी है जैविक हथियार संधि 1972 में लागू है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है और जैविक हथियारों के विकास उत्पादन के लिए बनी है। ये संधि में भारत सहित 187 सदस्य हैं। तो जैविक हथियार की जो प्रतिबंध संधि है, 187 सदस्य देश हैं। इसमें सदस्य देश जैविक हथियारों के विकसित करने, उत्पादन करने, तो जैविक हथियार जो हैं उनको विकसित करने, उत्पादन करने, भंडारण करने, हासिल करने से मना करते हैं कि ना तो उत्पादन किया जैविक हथियारों का, ना भंडारण हो, ना उन्हें हासिल किया जाए। मौजूदा जैविक हथियार जो बने हुए हैं पहले से, उनको नष्ट करने और उन्हें शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यदि कोई देश संधि का उल्लंघन करता है तो शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दर्ज की जाएगी। ये संधि वैज्ञानिक अनुसंधान और जैविक एजेंट के शांतिपूर्ण उपयोग, तो वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान जैविक एजेंट के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती है, बशर्ते इसका उपयोग हथियारों के लिए ना हो। तो इसका उपयोग हथियार के लिए ना हो तो इस तरह काम करती है। संधि के तहत कई औपचारिक सत्यापन या निगरानी तंत्र नहीं है। तो जो संधि है, संधि के तहत कोई औपचारिक सत्यापन या निगरानी तंत्र नहीं है। तो औपचारिक रूप से कोई सत्यापित नहीं करता, ना कोई औपचारिक रूप से निगरानी करता है। इस जो प्रभावशीलता को सीमित, तो इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। इसलिए देशों को स्वयं अपनी गतिविधियों की जानकारी देनी होती है, जिसके कारण पारदर्शिता की कमी, यानी देश स्वयं अपनी जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ कैसा काम हो रहा है, तो पारदर्शिता की इसमें कमी भी है, हो सकती है। अब है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? तो बायोपायरेसी उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी देश, समुदाय, स्वदेशी जनजातियों, किसी देश में समुदाय है स्वदेशी जनजातियों के जैविक संसाधन जैसे पौधों, जानवर, सूक्ष्म जीवों और उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान, तो जो पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनसे संबंधित जो पारंपरिक ज्ञान है, तो पारंपरिक ज्ञान को बिना उसकी सहमति या अनधिकृत रूप में व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। नकारात्मक प्रभाव। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट। तो स्वदेशी समुदायों का शोषण होता है। स्वदेशी जो समुदाय हैं उनका शोषण, यानी पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के उपयोग बिना सहमति से सांस्कृतिक पहचान कमजोर है। तो स्वदेशी जो समुदाय है, तो स्वदेशी समुदायों का शोषण होता है, यानी पारंपरिक जो ज्ञान है और संसाधनों के उपयोग, पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का उपयोग बिना सहमति से सांस्कृतिक पहचान कमजोर होती है। आर्थिक नुकसान, यानी विकासशील देशों, आर्थिक नुकसान यानी विकासशील देशों और समुदायों को आर्थिक लाभ से वंचित होते हैं। तो विकासशील देश हैं और समुदाय आर्थिक लाभ से वंचित हो सकते हैं। जैव विविधता का ह्रास, अत्यधिक दोहन से प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। फिर स्वदेशी समुदायों का शोषण, यही बताया गया है कि वैज्ञानिक संसाधन है तो उनका उपयोग बिना सहमति के होता है, तो सांस्कृतिक पहचान कमजोर होती है। आर्थिक नुकसान होता है, जैव विविधता का भी
ह्रास होता है, दोहन हो जाता है और आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। सांस्कृतिक संरक्षण तो पारंपरिक प्रथाओं और ज्ञान का नुकसान। तो संस्कृति को जो संरक्षण परंपरा चली आ रही है तो उसके ज्ञान का नुकसान हो रहा है। वे कानून और नैतिक मुद्दे, बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग और वैश्विक तनाव। बौद्धिक संपदा है तो उनका दुरुपयोग होता है और वैश्विक तनाव उत्पन्न होता है। खाद्य और औषधि सुरक्षा। खाद्य औषधि सुरक्षा में संसाधनों पर पेटेंट से स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं। यह प्रमुख उदाहरण हैं इनके। प्रमुख उदाहरण में नीम का पेड़, नीम का पेटेंट तो भारत के पास नीम के वो हुए और लेकिन अमेरिका ने पेटेंट करा लिया है। तो अमेरिकी कंपनी द्वारा नीम के कीटनाशक गुणों पर पेटेंट वर्ष 2000 में हो गया, मतलब रद्द करवाया है भारत ने, कि ये हमारे यहाँ चलता था तो इसे रद्द करवाया है। फिर बासमती चावल तो ये भारत और पाकिस्तान में है। तो राइसटेक द्वारा पेटेंट 2001 में हो गया, इसे रद्द करवाया है क्योंकि ये बासमती चावल भारत के हैं। पे हल्दी भारत में है तो घाव भरने के गुणों पर पेटेंट रद्द करवाया है, तो 1997 में इसे भी रद्द करवाया है। बायोपायरेसी रोकथाम हेतु विश्व के प्रयास। तो बायोपायरेसी है उसकी रोकथाम के लिए विश्व क्या करता है, विश्व के क्या प्रयास हैं बायोपायरेसी में। तो जैव विविधता संधि है, जैव विविधता के संबंध में संधि 1992 की है। जैव विविधता संधि 1992 में जैविक संसाधनों तक पहुँच और उनके लाभों के न्याय संगत वितरण, तो उनके लाभ हैं जो लाभों पर न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना कोई बाहरी एजेंसी, तो स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना कोई बाहरी एजेंसी जैविक संसाधनों का उपयोग ना करे। तो बाहरी जो एजेंसी है, कोई बाहरी एजेंसी उसके जैविक संसाधनों का उपयोग ना करे। नागोया प्रोटोकॉल भी बनाया गया है 2010 में। तो यह संधि पहुंच और लाभ साझाकरण को लागू करती है कि जो जैव विविधता के संसाधन हैं जो भी, तो उनकी संधि पहुंचने और लाभ साझा करने पर लागू है। यदि कोई कंपनी किसी देश के संसाधनों का उपयोग करती है, तो ये कंपनी है अगर कोई दो देश के संसाधनों का उपयोग करती है तो उसे उस देश या उसके समुदायों को लाभ देना अनिवार्य है। पहल की गई है इसमें। जैव विविधता अधिनियम 2002, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया। तो 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का गठन हुआ है। इसमें परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, तो परंपरागत जो ज्ञान है डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हुई है। यह आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध आदि पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल दस्तावेज है। तो आयुर्वेद का, यूनान का, सिद्ध पारंपरिक ज्ञान का क्या है, डिजिटल दस्तावेज है, जिससे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो विश्व में क्या है, बौद्धिक जो संपदा है, विश्व में बौद्धिक संपदा संगठन से साझा किया गया है। तो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साझा किया गया है। भारत की पहल क्या है, भारत की पहल तो जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया है। तो भारत की पहल पर जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का गठन हुआ है। पारंपरिक, जो पढ़ चुके हैं शायद पहले, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। तो पारंपरिक ज्ञान के लिए डिजिटल पुस्तकालय बने, जैसे आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद की मतलब पढ़ सकते हैं, उसमें ज्ञान है इसका है। यूनानी, सिद्ध पारंपरिक ज्ञान डिजिटल दस्तावेज हैं। तो ये बौद्धिक संपदा WIPO से साझा किए गए हैं। और टर्मिनेटेड जीन, ये क्या है, टर्मिनेटेड जीन, तो टर्मिनेटेड जीन इस तकनीक का नाम, जो टर्मिनेटेड जीन है, इस तकनीक का नाम आनुवांशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी है। तो ये तकनीक है जो, इस तकनीक का नाम क्या है, आनुवांशिक उपयोग, आनुवांशिक रूप से उपयोग
प्रतिबंध प्रौद्योगिकी है। टर्मिनेटेड जीन एक आनुवंशिक रूप से संशोधित तकनीक है। तो आनुवंशिक रूप से क्या है? संशोधित तकनीक है, जिससे एक तरह डिजाइन किया गया, जो इस तरह डिजाइन किया गया है कि संशोधित बीजों से अगली पीढ़ी के बीज विकसित ना हो सके। तो टर्मिनेटेड जीन है तो एक पीढ़ी के बीज से दूसरे आगे क्या है भी अगली पीढ़ी विकसित नहीं हो सकती। इस तरह ये तकनीक जो है टर्मिनेटेड जीन है कि एक बार अनुवांशिक बीज उत्पन्न हो गए तो अगली पीढ़ी में उसमें क्या है बीज अब विकसित नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि इन बीजों को के उत्पादन पौधे फल तो देंगे, यानी पौधे से फल तो मिल जाएंगे लेकिन उनके बीज अंकुरित नहीं होंगे। इस तकनीक का उपयोग बीज कंपनियों को, तो जो बीज कंपनी है तो इस तकनीक का उपयोग उद्देश्य बीज कंपनियों को उनके आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज जेनेटिक मॉडिफाइड को नियंत्रित बनाए रखने और किसानों को हर बार नए बीज खरीदने के लिए मजबूर करना है। क्या किसान हर बार नए बीज खरीदें। तो टर्मिनेटर इत्यादि का कहा जाता है क्योंकि यह बीज की प्रजनन क्षमता को समाप्त, यानी बीज जो है वो एक बार ही प्रजनन कर सकते हैं तो प्रजनन क्षमता को भी समाप्त कर देते हैं। तो टर्मिनेटेड ये है। तो टर्मिनेटेड जीन का विकास मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों, तो बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों जैसे मोनसैंटो और अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 90 के दशक में शुरू हुआ। तो 90 के दशक में उन्होंने ये बनाया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, मोनसैंटो और अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा। यह तकनीक पौधे में एक विशिष्ट जीन संयोजन को शामिल करती है। तो विशिष्ट तकनीक तो एक जीन का प्रयोग करती है जो बीज के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है, यानी बीज अब और प्रजनन नहीं कर सकता तो प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है। टेंटर जीन भी तो आनुवंशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी का ही एक प्रकार है। तो आनुवंशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी का ही एक प्रकार है। टेंटर जीन को भी टर्मिनेटर जीन की तरह आनुवंशिक रूप से संशोधित तकनीक है। तो टेंटर जीन आनुवंशिक रूप से संशोधित जीन तकनीक है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसानों को उस बीज से पूरी उपज देने के लिए एक विशेष रसायन, तो किसान को क्या है, किसान को उस बीज से पूरी उपज लेने के लिए विशेष रसायन की ज़रूरत होती है। तो केवल बीज बनाने वाली कंपनी ही बेचती है। तो रसायन भी इस तरह से बना है, तो विशेष रसायन की अगर बीज से उत्पाद प्राप्त करना है तो वो कंपनी ही मतलब वो करेगी, बेचेगी। तो नकारात्मक प्रभाव क्या है इन सब के? तो किसानों की निर्भरता है, यानी टर्मिनेटेड जीन तकनीक के कारण किसानों को हर मौसम में नए बीज खरीदने पड़ते हैं और पुराने बीज बंजर हो जाते हैं। यह छोटे और गरीब किसानों के लिए आर्थिक बोझ है। तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है विशेष रूप से विकासशील देशों में। तो विकासशील देशों में जहां बीज संरक्षण और पुनः प्रयोग की परंपरा प्रचलित है। तो भारत जैसे जो देश है तो बीजों को संरक्षण कर लेते हैं और फिर उन्हें बो देते हैं, तो वहाँ प्रचलित है, तो वहाँ समस्या है। तो जैव विविधता का खतरा है। टर्मिनेटेड जीन से उत्पन्न बीज पारंपरिक फसलों के साथ परागण कर सकते हैं। तो जो बीज हैं, उत्पन्न बीज हैं, तो पारंपरिक फसलों से परागण कर सकते हैं जिससे स्थानीय फसलों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। फिर पर्यावरण का प्रभाव। तो टर्मिनेटेड जीन का उपयोग पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक प्रजनन चक्र को बाधित प्राकृतिक रूप से जो बीज अपने आप प्रजनन करते हैं उसको बाधित कर सकता है जी। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। तो टर्मिनेटेड जीन से खाद्य सुरक्षा पर खतरा मर रहा है। तो खाद्य सुरक्षा है उस पर खतरा मर सकता है क्योंकि किसान बीज कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं। तो किसान जो हैं तो बीज की जो कंपनियां हैं तो बीज कंपनियों पर पूरी तरह से
निर्भर हो जाएंगे। यदि बीज आपूर्ति में कमी या मूल्य वृद्धि होती है तो खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो खाद्य उत्पादन इसमें प्रभावित हो सकता है। नैतिक और सामाजिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्या हैं और सामाजिक मुद्दे। तो टर्मिनेटर तकनीक को कई लोग अनैतिक मानते हैं। तो टर्मिनेटर जो तकनीक है कई लोग अनैतिक मानते हैं क्योंकि प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि उसको फिर बीज फिर दोबारा नहीं उग सकते। तो ये प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। किसानों की स्वायत्तता को कम कर सकते। तो किसानों की इसमें स्वायत्तता है वो कम हो रही है। यह तकनीक कॉर्पोरेट नियंत्रण को बढ़ावा देती है। तो कॉर्पोरेट नियंत्रण को बढ़ावा दे रही है और सामाजिक असमानता को और गहरा कर रही है। तो समाज में असमानता बढ़ा रही है। प्रमुख वैश्विक उदाहरण। तो वैश्विक उदाहरण क्या है इसमें। मोनसैंटो कंपनी अमेरिका की है जो 1998 में इस कंपनी ने टर्मिनेटर तकनीक से पेटेंट की घोषणा की। तो इसने टर्मिनेटर जो तकनीक है उसमें पेटेंट की उसने घोषणा की 1998 में की थी और जिससे वैश्विक विवाद उत्पन्न हो गया। विश्व में विवाद उत्पन्न हो गया। भारत में टर्मिनेटर जीन का कोई बड़ा व्यावसायिक उदाहरण नहीं है। तो भारत में टर्मिनेटर जीन का कोई व्यवसाय नहीं है, तो उदाहरण नहीं है। लेकिन 1998 में मोनसैंटो द्वारा टर्मिनेटर तकनीक के प्रस्तावित उपयोग के खिलाफ जो प्रस्ताव है तो उसके खिलाफ व्यापक विरोध हुआ है। लेकिन उसका तो भारतीय किसान संगठन ने इसे आत्मघाती बीज करार दिया है और इसे रोकने के आत्महत्या करने वाला बीज है, इसलिए अभियान चलाए हैं। पर टर्मिनेटेड जीन की रोकथाम हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं कि इस तरह के बीज नहीं बनने चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र का मेरिटोरियम 2000 आया। तो संयुक्त राष्ट्र का मेरिटोरियम 2000। तो संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता पर अभी समय है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता पर क्या है अभी समय है। CBD जैव विविधता अभी समय CBD ने टर्मिनेटेड जीन तकनीक पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया कि विश्व में प्रतिबंध लगेंगे, इस तरह के बीज नहीं होंगे। तो इस तरह के बीज पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया। यह निर्णय जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए किया गया कि विश्व की निर्णय क्या है जैव विविधता है और खाद्य सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए देखते हुए किया गया है। भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने, तो जो भारत है और ब्राज़ील है, तो भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने टर्मिनेटेड जीन के उपयोग पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो टर्मिनेटेड जीन है तो भारत ने और ब्राज़ील जैसे देशों ने बीजों के उपयोग पर क्या है प्रतिबंध लगा दिए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। भारत पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 है। तो कृषि के जो अधिकार हैं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किसानों के बीज संरक्षण के अधिकार को प्राथमिकता दी गई कि किसानों के बीज के जो संरक्षण है बीज वो अपने संरक्षण रख सकते हैं, तो इसको उन्हें अधिकार प्राथमिकता दी गई है। और टर्मिनेटेड जीन के उपयोग पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब जैव उपचार क्या है। जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है का उपयोग करके पर्यावरण में मौजूद प्रदूषक है जो पर्यावरण में मौजूद प्रदूषक तो पर्यावरण में मौजूद प्रदूषकों को हटाया जाता है या उन्हें कम हानिकारक बनाया जाता है। तो पर्यावरण में जो मौजूद को है प्रदूषक तो उन्हें हटाया जाता है और कम हानिकारक बनाया जाता है, जैव उपचार कहा जाता है। तो बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि का उपयोग करते हैं और पर्यावरण में जो प्रदूषक हैं उनको हटा दिया जाता है। यह एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। तो प्राकृतिक है और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है जैव उपचार।
ये जो मिट्टी, पानी, हवा में मौजूद जहरीले पदार्थ जो होते हैं, मिट्टी, पानी, हवा में जहरीले पदार्थ जैसे तेल है, भारी धातुएं, कीटनाशक है, रसायन अपशिष्ट को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है। तो साफ करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को विघटित करके उन्हें हानिकारक पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो जो प्रदूषक होते हैं उनके विघटन करके उन्हें हानि रहित पदार्थों में बदल देते हैं। और फिर जैव उपचार के उद्देश्य। जैव उपचार के उद्देश्य क्या हैं? जैव उपचार के उद्देश्य क्या हैं? उपचार के हैं तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। तो प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। तो जल, वायु और भूमि को प्रदूषण से मुक्त करना। तो भूमि है तो भूमि को क्या करना? प्रदूषण से मुक्त करना है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और जल, वायु और भूमि को प्रदूषण से मुक्त करना है। फिर है प्रदूषकों को जैविक अपघटन द्वारा नियंत्रित करना। प्रदूषण को जैव अपघटन द्वारा क्या करना? नियंत्रित करना। विषैले रसायनों उनको नष्ट करना। पर्यावरणीय स्वास्थ्य बहाल करना। और है फिर स्थानीय एवं पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करना। स्थान और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करना रासायनिक भौतिक विधियों की तुलना में अधिक सतर्कता और टिकाऊ तरीका है। मिट्टी अपशिष्ट, तेल, रसायन आदि को साफ करना। तो विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों को दूषित स्थानों को साफ करना है। मिट्टी, जल की गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करना। तो मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो, मिट्टी की, जल की और कृषि भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना है। पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा यानी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले, तो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान पहुंचाने वाले रसायन को हटाकर जैव विविधता को संरक्षित करना। जैव उपचार के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ। तो जैव उपचार है जो जैव उपचार के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं? तो जैव उपचार के अंतर्गत की जाने वाली जो गतिविधियाँ हैं, प्रमुख गतिविधियाँ इनमें बायोवेटिंग, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर। तो बायोवेटिंग है उसमें क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर जीवाणुओं की गतिविधियों को तेज किया जाता है। जीवाणु हैं तो उनकी गतिविधि को तेज कर दिया जाता है, तो मतलब गंदगी को ख़त्म कर देंगे। बायो ऑर्गनमेटिक्स विशिष्ट, तो विशिष्ट कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव को प्रदूषित क्षेत्रों में जोड़ना। तो विशिष्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रदूषण को समाप्त कर देंगे। बायो ऑर्गनमेंटन में विशिष्ट कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो। अब बायो यानी पोषक तत्व और अन्य आवश्यक कारक, पोषक तत्व हैं या अन्य आवश्यक कारक देकर प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करना। तो प्रकृति के जो सूक्ष्म जीव हैं, प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करना है। फिर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक आधुनिक जल शोधन तकनीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है? तो आधुनिक है और जल शोधन तकनीक है। झिल्ली और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके गंदे पानी को साफ करती है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है और आधुनिक जल शोधन तकनीक का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को ये गंदे पानी को साफ करती है। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है। माइक्रोबियल रेडिएशन, तो इसमें क्या है? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को विघटित किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि ये प्रदूषण को विघटित कर देते हैं माइक्रोबियल रेडिएशन में। अब
मेडिएशन। फाइटो रीमेडिएशन पौधों का उपयोग करके मिट्टी जल में प्रदूषकों को अवशोषित किया जाता है। तो पौधे क्या है, मिट्टी और जल में जो प्रदूषक है उनको अवशोषित कर लेते हैं, संग्रहित या विघटित कर देते हैं। माइको रिमेडिएशन तो कवकों का उपयोग प्रदूषकों को विघटित करने के लिए किया जाता है। माइक्रो रेडिएशन में कवक जो होते हैं वो नष्ट करते हैं। फिर राइजो रिमेडिएशन तो पौधों की जड़ों और उनमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच सहजीवन उपयोग करके प्रदूषकों को हटाया जाता है। तो पौधों की जड़ हैं और सूक्ष्म जीव हैं। राइजो रिमेडिएशन में इसका उपयोग करके पौधों उसको हटाया जाता है। भारतीय संदर्भ में जैव उपचार। भारत के संदर्भ में जैव उपचार क्या है, तो बायो टॉयलेट का आविष्कार। तो भारत में बायो टॉयलेट का आविष्कार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया है। तो इसका उपचार क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा। तो रक्षा अनुसंधान और DRDO द्वारा रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से तीनों ने संयुक्त रूप से किया है। इसके अंतर्गत एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। बायो टॉयलेट जैसे शौचालय के नीचे बायोडाइजेक्टर कंटेनर में एनेरो बैक्टीरिया होते हैं उस कंटेनर में, जो मानव मल को पानी और गैस में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के तहत मल सड़ने के बाद केवल मीथेन गैस और जल ही शेष रहता है। जल को पुनः चक्रित कर शौचालय में प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग कृषि बागवानी प्रयोग के लिए किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग पारंपरिक शौचालयों में किया जा सकता है। अब इस प्रौद्योगिकी को स्थापित करने में पारंपरिक शौचालयों के टैंकों की तुलना में कम स्थान की ज़रूरत होती है। तो पारंपरिक जो टैंक होते हैं उसके जगह पे इन्हें कम स्थान की ज़रूरत होती है। टैंकों के रखरखाव और स्थापना की लागत भी कम होती है। तो रखरखाव भी कम होता है और स्थापना भी कम लागत लगती है। इस तकनीक का उपयोग स्वतंत्र घरों जो घर होते हैं तो स्वतंत्र घरों, अपार्टमेंट ब्लॉक, स्कूलों और शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों में किया जा सकता है। वह ऑयल जैपर यह तेल रिसाव को छुटकारा पाने, जो रिसाव पर यानी जो तेल रहता है समुद्र के किनारों पर या आसपास में, तो तेल रिसाव से छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। इस तकनीक को TERI पेटेंट कर चुकी है। तो इस तकनीक पर भी पेटेंट हो चुका है। इसका इस्तेमाल समुद्र और ज़मीन दोनों जगह किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या है, समुद्र में होता है और ज़मीन दोनों जगह होता है। कच्चे तेल या ऑयल स्लिजर इन तेल रिफाइनरियों से निकालकर खतरनाक हाइड्रोकार्बन गैस में मौजूद हानिकारक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ऑयल जैपर में मौजूद बैक्टीरिया खा जाते हैं। ऑयल जैपर में मौजूद बैक्टीरिया वो खा जाते हैं और इन्हें बिना नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील कर देते हैं। अब है TRI क्या है, तो द इंजीनियर एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो नीति और परामर्श और कार्यान्वयन क्षमताओं से युक्त एक स्वतंत्र संगठन है। नीति, परामर्श और कार्यान्वयन क्षमताओं से युक्त संगठन है। 1974 में स्थापित है। 1974 में क्या है, स्थापित हुआ। TERI को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो TERI को क्या है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। 74 में स्थापित हुआ था। मिशन क्या है, तो ऊर्जा और अन्य संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग। तो ऊर्जा है, अन्य संसाधन है
उनके संरक्षण, कुशल उपयोग और अपशिष्टों को न्यूनतम करने और पुनः उपयोग करने की नवीन तकनीक के माध्यम से स्वच्छ टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देना। जैव नियंत्रण, जैव निष्पादन क्या है? जैव नियंत्रक या बायोफिल्टर ऐसे यंत्र या माध्यम होते हैं। तो जैव फिल्टर के ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं जो पानी में मौजूद हानिकारक अपशिष्ट होते हैं। तो हानिकारक अपशिष्टों को साफ और सुरक्षित रूप में बदल देते हैं। तो पानी में अपशिष्ट जो होते हैं उनको साफ और सुरक्षित रूप में बदल देते हैं। यह तकनीक खासकर जल की सफाई और मत्स्य पालन में बहुत उपयोगी होती है। तो ये तकनीक क्या है? जल की सफाई करने और मत्स्य पालन में बहुत उपयोगी होती है। बायोफिल्टर बिना खाए गए पानी चारों ओर मल को हटाने में मदद करते हैं। बायोफिल्टर क्या है? बिना खाए गए पानी, मछली है, मल है, उसको हटाने में मदद करते हैं और जल साफ करते हैं बायोफिल्टर। बायोफिल्टर अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। तो अमोनिया है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं जो कम हानिकारक होते हैं। बायोफिल्टर फास्फोरस की मात्रा को संतुलित करते हैं। जो फास्फोरस है, फास्फोरस की मात्रा को क्या है? वो संतुलित करते हैं जिससे जल में पोषण संतुलन बना रहता है। तो जल में पोषक पदार्थों का जो संतुलन है वो बना रहता है और अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। बायोफिल्टर पानी में मौजूद गंदगी और हानिकारक पदार्थ हटाकर पानी को मछलियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ये जल और बैक्टीरिया को भी कम करते हैं। तो जल में गंध आती है, जो गंध को और बैक्टीरियाओं को जल में कम करते हैं और स्वस्थ वातावरण बनाते हैं। अब जैव परत यानी बायोफिल्म क्या है? जैव परत क्या है या बायोफिल्म क्या है? तो जैव परत अक्सर इम्प्लांट, जैव परत अक्सर इम्प्लांट है जैसे कृत्रिम घुटने, कैथेटर जैसे मेडिकल उपकरणों पर बन जाती है। तो ये कैंथर और जैसे मेडिकल उपकरणों पर बन जाती है और संक्रमण का कारण बनती है। बायोफिल्म जो है सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया, फंगस, शैवाल और का एक संगठन बना होता है। तो बायोफिल्म है सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, कवक, फंगस का शैवाल है संगठन बना होता है जो किसी सतह पर चिपक कर एक चिपचिपी सुरक्षात्मक और चिपचिपी परत बनाती है। यह परत आमतौर पर पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और डीएनए से बनी होती है। तो कैसे बनी होती है परत? पॉलीसैकेराइड और डीएनए से बनी होती है। इसे एक्सट्रासेल्युलर मैट्रिक्स ECM कहते हैं। बायोफिल्म क्या है? सूक्ष्मजीव एक साथ मिलकर एक जटिल त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। तो सूक्ष्मजीव होते हैं वो त्रिआयामी कुछ संरचना, जटिल त्रिआयामी संरचना बनाते हैं इसमें। जैव परत अक्सर इमरेज कृत्रिम घुटने की तो हो चुका है। तो इसमें क्या है कि डीएनए से बनी हुई होती है और इसमें एक्ससेल्युलर मैट्रिक्स कोशिकीय क्षुद्र होते हैं। त्रिआयामी फिल्म बनाती है। बायोफिल्म अपशिष्ट जल उपचार करती है, बायो रिमेडिएशन और पोषण का जो चक्र है, पोषण चक्र में मदद करती है। किंतु चिकित्सा क्षेत्र में यह संक्रमण जैसे दांतों पर जमी पीली परत का कारण बन सकती है। तो चिकित्सा क्षेत्र में संक्रमण होता है, दांतों पर पीली परत का कारण बन सकते हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में यह
पाइपलाइनों में रुकावट या उद्योग उपकरणों का नुकसान पहुंचा सकती है। तो पाइपलाइन हो तो पाइपलाइनों में भी रुकावट डाल सकती है, ये दांतों की पीली परत बना सकती है। भोजन और इसकी सतहों पर बैक्टीरिया की परत बन जाती है तो खाद्य संदूषण यानी खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं। बायोफिल्म में मौजूद बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, जिससे इलाज कठिन हो जाता है। अगर वो आ गई तो फिर एंटी प्रतिरोध ज़्यादा करेगी और इलाज कठिन हो जाएगा। इस प्रकार बायोफिल्म सूक्ष्मजीवों की एक सुरक्षात्मक परत है। तो बायोफिल्म क्या है? सूक्ष्मजीवों की एक सुरक्षात्मक परत होती है जो कुछ जगहों पर हानिकारक, कुछ जगहों पर लाभदायक होती है। बायोफिल्म में मौजूद बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। तो एंटीबायोटिक इलाज में कठिन हो सकती है, वही है। सुरक्षात्मक परत होती है, कुछ जगहों पर हानिकारक हो सकती है। अब इसमें क्वेश्चन है, जैव बायोफिल्म के मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा अंतरूपों पर बन सकती है। तो जैव परत है जो मानव ऊतकों के भीतर भी चिकित्सा अंतरूपों बन सकती है। खाद्य पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण की सतहों पर बन सकती है। जैविक प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो इनका आंसर है तीनों कर सकती है। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक यानी बायो प्लास्टिक, जैव निम्नीकरण जो जैविक रूप से नष्ट हो सकती है प्लास्टिक। तो जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है।